गुड इवनिंग सभी लोगों को। सबसे पहले आपको महानवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से। इस नवरात्र के महानवमी पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और 11 क्लासेज प्रयागराज इस महानवमी के अवसर पर आप लोगों को बेहतरीन ऑफर के साथ आया है। और इस ऑफर में आपको जो हम लोग हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट मंथ का परचेज किया था, उनकी फीस मात्र 199 में पूरे मंथ का दिया जा रहा है। कोर्स एक मंथ के प्रैक्टिस बैच का जो अक्टूबर का प्रैक्टिस बैच है वह मात्र 99 में। वे स्टूडेंट्स जो पिछले मंथ सितंबर का बैच लिए थे, जो नए स्टूडेंट्स बैच लेना चाहते हैं, वह सितंबर का बैच भी आप परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए। इस नंबर पर आपको अगर वीडियो चाहिए ऑफलाइन का, ऑनलाइन का, तो आपको वीडियो जो है इस नंबर पर कॉल करके आप वीडियो को परचेज कर सकते हैं। और सितंबर माह, अभिषेक चौधरी, गुड इवनिंग चौधरी जी। तो जो लोग लेना चाहते हो वो मात्र 99 में, फीस 149 रुपीज है अक्टूबर की। और जो लोग पुराने बैच में थे उनको मात्र 99 रुपीज में मिल रहा है। तो जो यह ऑफर मात्र सबसे 2 दिन के लिए, आज और कल के लिए है। आज और कल 2 अक्टूबर तक ही परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर लीजिए। प्रीति विश्वकर्मा, गुड इवनिंग। तो जो लोग परचेज करना चाहते हैं जल्द परचेज कर लें। 2 अक्टूबर के बाद फीस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का कह रहा है कि आयनन एंथैल्पी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक उत्तर इलेक्ट्रॉन आयनन से एंथैल्पी बढ़ती है। प्रोड उत्कृष्ट गैस के विन्यास से जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तब आयनन एंथैल्पी का मान अत्यधिक होता है। आयनन एंथैल्पी के मान में अत्यधिक तीव्र वृद्धि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के विलोपन को व्यक्त करता है। कम यनमान वाले कक्षकों से अधिक यनमान वाले कक्षकों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है। दीपक पटेल जी, गुड इवनिंग। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से सभी लोग आंसर बता दीजिए। देखिए पहला कह रहा है प्रत्येक उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन से आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। एकदम सही कह रहा है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो साइज छोटी होती जाती है और साइज छोटी होने के कारण से आयनन एंथैल्पी बढ़ती जाती है। उत्कृष्ट गैसों से जब इलेक्ट्रॉन निकालना जाता है तो उसकी आयनन एंथैल्पी क्या होती है? आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। आयनन एंथैल्पी के मान अत्यधिक तीव्र वृद्धि से संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को विलेपन डी है। कम यनमान वाले कक्षकों से अधिक यनमान वाले कक्षकों का, दीपक पटेल कह रहे हैं कि बी ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन क्या है? देखिए सही ऑप्शन क्या है, ये हमारा सही ऑप्शन हमारा डी होता है। डी में देखिए ये हमारा
पहला कक्षक है, ठीक। पहला कक्षक है, इसका आयनन एंथैल्पी जो होता है, देखिए आयनन एंथैल्पी आयनन एंथैल्पी डायरेक्टली इनवर्स मुख्य क्वांटम संख्या के। अर्चना मिश्रा जी गुड इवनिंग। तो सही आंसर क्या होगा? कम यन मान वाले कक्षकों से अधिक यन मान वाले कक्षकों की तुलना में इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। कम यन मान वाले कक्षकों से अधिक यन मान वाले कक्षकों की तुलना में इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। गुड इवनिंग भाई सभी लोगों को। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। बी कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है तत्व बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और सिलिकॉन के लिए अधात्विक अभिरक्षक का सही क्रम कौन सा होगा? बताइए सही अभिरक्षक क्रम कौन सा होगा? देखिए बोरान है, कार्बन है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और सिलिकॉन है, ठीक। करा अधात्विक लक्षण, अधात्विक लक्षण बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। तो सही आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा। देखिए फ्लोरीन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, फिर बोरान का, फिर सिलिकॉन का। सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? देखिए तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? हमारा सी ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन हमारा कौन सा है? देख लीजिए सही ऑप्शन कौन सा है। क्लियर? मेटेलिक सही ऑप्शन हमारा सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का सबसे कम होता है, तो हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्थिर ताप पर वियोजन अभिक्रिया N2O4 से 2Na के लिए साम स्थिरांक Kp का मान है। जहां Kp बराबर दाब यक्स वियोजन की सीमा, निम्न में कौन सा कथन गलत सत्य है? P में वृद्धि के साथ Kp में भी वृद्धि होगी। यक्स के साथ Kp में भी वृद्धि होती है। यक्स के घटने के साथ Kp। डी कह रहा है कि P तथा यक्स के सापेक्ष Kp में वृद्धि होगी और स्थिर रहेगा। बताइए कौन सा आंसर सही है? गुड इवनिंग रोहित यादव जी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? अर्चना मिश्रा करें। देखिए केपी और ये केपी जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होने के कारण पी तथा यक्स के सापेक्ष केपी में वृद्धि होगी और स्थिर रहेगा। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा होता है? डी ऑप्शन होता है, पी तथा यक्स के सापेक्ष केपी में भी वृद्धि होगी और
स्थिर रहेगा। तो सही ऑप्शन होगा थर्ड का डी ऑप्शन होगा। या वृद्धि और पी तथा एक्स के सापेक्ष यक्स में वृद्धि होगी और यह हमारा क्या रहेगा, स्थिर बना रहेगा। O2 के O2 माइनस में परिवर्तित होने पर आने वाला इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में 32 में से बढ़ेगा? ए पाई स्टार कक्षक है, बताइए किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा? जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। देखिए ऑक्सीजन है 16, O2 माइनस में कितने हो गए, O2 में 32, O2 माइनस में 33 इलेक्ट्रॉन। सूरज कुमार कर रहे हैं, अर्चना, सभी लोग कर रहे हैं 4 का ए ऑप्शन होगा। एकदम सही कह रहे हैं। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वह हमारा, देखिए पाई स्टार पी एक्स पी वाई में यहीं पर जाकर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है 32, यहीं जाकर ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो हमारा इस पाई स्टार में ही बढ़ोतरी करता है इलेक्ट्रॉन, तो इसी में जाकर यह बढ़ेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आंशिक विलेय लवण ए पी बी क्यू के लिए विलेयता गुणनफल यस हो तथा इसकी विलेयता यस के मध्य संबंध है। हिमांशु सिंह जी, सर जी सितंबर और अक्टूबर का कॉम्बो बैच कितने का मिलेगा न्यू स्टूडेंट्स के लिए? आप क्लास खत्म होने के बाद हिमांशु जी बात कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक, आप कोचिंग के दिए नंबर या हमारे नंबर इस पर बात कर लीजिएगा क्लास के बाद, तो हम आपको नंबर दिलो करके ऐप पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद फोन करके बता दीजिएगा, हो जाएगा आपका। ठीक, तो आप दिए गए नंबर इस पर या कोचिंग के नंबर किसी पर कॉल कर लीजिएगा। देखिए आंशिक विलेय लवण के लिए विलेयता गुणनफल तथा इसके विलेयता के मध्य संबंध होगा, बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं इसका। अगर ए पीक दिया गया है और बी क्यू दिया गया है, ठीक, ए ब्रेक होगा तो क्या होगा, पी ए क्यू प्लस बनेगा और क्यू बी माइनस पी बनेगा। ठीक, अगर इसकी विलेयता का रहा यस है तो पी यस हो जाएगा और इसकी विलेयता कितना हो जाएगा, क्यू यस हो जाएगा। विलेयता गुणनफल यल यस है, तो यल यस इक्वल टू ए क्यू प्लस पी इंटू बी माइनस पी पावर क्यू हो जाएगा। यहां से वैल्यू रख लीजिए, पी एस पावर पी इंटू
क्यू बी क्यू यस पावर क्यू, तो यहां से क्या हो जाएगा, पी पे पावर पी और यस पे पावर पी इंटू क्यू पे पावर क्यू इंटू यस पे पावर क्यू, तो क्या हो जाएगा, पी पावर पी इंटू क्यू पे पावर क्यू यस पावर पी प्लस क्यू। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा देखिए, सही ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ये ऑप्शन देखिए आ रहा है क्यू पावर क्यू, हमारा पहला ही ऑप्शन दिया गया है जो करेक्ट है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। सबको क्लियर है ना, आगे बढ़े क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चारों स्पीसीज नीचे दी गई हैं, तब इनकी अम्लता का प्रबलता का सही क्रम क्या होगा। प्रबलता का सही क्रम क्या होगा बताइए, जल्दी से बताइए आंसर इसका। दीपक पटेल कह रहे हैं कि 6 का ए होगा, 6, कुछ लोग 6 का डी कह रहे हैं। इधर देखिए, अगर देखा जाए यहां से देखिए, ये तो क्षारी होगा, ये भी हमारा क्षारी ही होगा, क्षारी होगा, क्योंकि यह सभी H प्लस दे चुके हैं। अम्लीयता का प्रबलता क्रम पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय हमारा यही होगा, क्योंकि यफ लगा हुआ है, तो HSO3 यफ जो होगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक, तो कंफर्म हो गया कि फोर्थ वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो फोर्थ किसमें सबसे ज्यादा दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन, अर्थात ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब देखिए H3O प्लस है, यह हमारा अम्लीय है, ये क्या है, अम्लीय है, तो सेकंड नंबर पर यही होगा हमारा, क्या होगा, H3O प्लस होगा, तो सेकंड नंबर पर ये हो गया, तो हमारा डी ऑप्शन जो होगा वह क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर, सबको क्लियर है। देखिए ऐसे चेक कर लीजिए, यह अम्लीय है, इसका ये तो क्षार है, अगर ये अम्लीय बनेगा तो HCO3 बनेगा, ये अम्लीय बनेगा तो क्या बनेगा, H जोड़ देंगे, H2CO4 बनेगा। क्लियर, ये तो क्षार है, तो अम्लीयता पूछा है, तो ये जो यफ लगे होने के कारण से सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, लेकिन यह भी अम्लीय होगा क्योंकि यह H प्लस आयन दे सकता है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3D3 के निकाय के
तीसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का सही मान है? 1/2 है। बताइए जरा तो। पॉजिटिव वाला न्यूट्रल आइज ज्यादा इलेक्ट्रिक। दीपक जी, पॉजिटिव वाला न्यूट्रल आइज ज्यादा इलेक्ट्रिक है? नहीं, ये चीज ध्यान रखिए। अगर वह बात कर रहा है तो देखिए, दो तो बेस हैं, इधर देख लीजिए, ये तो कंफर्म है दोनों हमारे क्षार हैं। और आपसे पूछा है अम्लीय प्रबलता, इसका देखा जाता है तो अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, कम होता है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होता है। और ऐसे समझ लीजिए यह -F होने के कारण से यह एसिडिक करेक्टर को बढ़ा देता है। तो सही ऑप्शन डी ही है। 3d3 निकाय की तीसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या। देखिए 3d3 है, डी इलेक्ट्रॉन का रहा तो n बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डी ऑर्बिटल के लिए यल का मान यल बराबर 0 यस के लिए होता है, यल बराबर 1 पी के लिए होता है, यल बराबर 2 डी ऑर्बिटल के, तो यल बराबर 2 हो जाएगा। और तीसरे कोष की बात कर रहा है तो ये हमारा होगा पहला, दूसरा, तीसरा, -2 -1 0 +1 +2। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बीच में है, तो m बराबर 0, स्पिन ऊपर है तो +1/2 होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथेनाइड आयन हैव द सेम कलर इन देयर 4f ऑर्बिटल contain the ions. The lanthanide ion have the same color if their 4f orbital contain the ion x and 15 minus x, x and 12 minus x, x and 14 minus x, x and 2x। जल्दी से बता दीजिए सभी लोग आंसर। जल्दी से आंसर बताइए। 8 आप लोग। अर्चना मिश्रा कह रही 8 का बी होगा। और लोग बताइए आंसर जल्दी से दीजिए। हमेशा देखिए लेंथेनाइड के जो कलर होते हैं, ये जो रंग होते हैं उसको जरा गौर करिएगा। F1 ये यन जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, इसका रंग F13 रंग के बराबर होगा। F2 का रंग F14 12 के बराबर होगा। ठीक, F3 का होगा F11 के बराबर। तो जो कलर होते हैं x एंड 14 - x के होते हैं। क्या हुआ दीपक जी? दीपक क्या नहीं मिला आपको भाई? दीपक क्या आपको नहीं दिखा भाई? देखिए कलर जो होता है, जो कलर F1 का होगा वही कलर इसका दोनों का रंग समान होता है। ये लेंथेनाइड की कंडीशंस होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन जुड़े रहिए, हमको ऐसे आपको क्वेश्चन मिले करेंगे जो आप देखे भी नहीं रहे होंगे। तो सही आंसर क्या होगा, x एंड 14 - x होगा।
ठीक है, अर्चना मिश्रा ने एकदम सही जवाब दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा यौगिक यौगिक जलीय विलयन के साथ हिलाने पर तत्पश्चात तन नाइट्रिक अम्ल के अम्लीकरण द्वारा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन मिलाने पर पीला अवक्षेप देगा? बताइए जरा इसका आंसर। बताइए, निम्न में कौन सा यौगिक यौगिक जलीय विलयन के साथ मिलाने हिलाने पर तत्पश्चात नाइट्रिक अम्ल से अम्लीकरण तथा सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाने पीला अवक्षेप देगा? जल्दी से बता दीजिए आंसर। देखिए, अगर इसके बात की जाए तो इस हेलोजन ही जो होता है, यक्सी हमारा AgNO3 से रिएक्शन करेगा तो जो AgX बनता है वही हमारा प्रिसिपिटेट बनाएगा। ठीक, अब इसी के कलर की चर्चा कर रहा है तो यहां पर जरूर देखिए, जो ये दोनों तो होंगे ही नहीं, ये दोनों तो पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि जब भी AgNO3 रिएक्शन करेगा तो AgCl बनेगा और AgCl का जो प्रिसिपिटेट होता है वह सफेद होता है। तो यह बात कंफर्म हो गई कि Cl वाले तो होंगे ही नहीं। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे, एक ऑप्शन ए बचा Br और Cl का, और Br और I का। अब दो ऑप्शन हमने आपको दे दिया, अब इन दोनों में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। अर्चना मिश्रा कह रहे हैं नाइन्थ का ए, गलत कह रही है मिश्रा जी। जब यह बनता है तो देखिए, ये यहां से ब्रेक नहीं हो सकता इजिली, में ये आई ब्रेक होगा, ये बनेगा आपका Br और CH2+। ये जो Br होता है हल्के पीले रंग का होता है, इसका अवक्षेप जो होता है AgBr का हल्का पीला होता है, और जो इसका AgI बनता है यह गाढ़ा होता है, गाढ़ा पीला होता है। तो सही आंसर क्या होता है हमारा? सी ऑप्शन सही होता है। क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं है क्यों ऐसा होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉम्प्लेक्स Fe3- and Cr(C2O4) 3-, the coordination number of Fe and chromium R, बता दीजिए इनके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या होंगे? जल्दी से बता दीजिए ऑप्शन। दीपक कह रहे हैं कि 10th का सी होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, लीगेंड से चेक किया जाता है। ये जो लीगेंड है इनकी संख्या 6 है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा कॉम्प्लेक्स का। C2O4 है, यह हमारा बाइडेंटेट लीगेंड है, और बाइडेंटेट लीगेंड होने के कारण से क्या हो जाएगा, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ही बराबर होगा। तो सही आंसर क्या होगा? 6 एंड 6, अर्थात दोनों हमारा 6 ही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज 3D, 4D, 5D, बताइए जरा तो आंसर।
जल्दी से बता दीजिए। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अर्चना करें 11th का डी होता है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है वह सदैव 3D की ज्यादा होती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3D इज ग्रेटर देन 4D इज ग्रेटर देन 5D के बराबर होती है। तो सही आंसर क्या होता है? ए ऑप्शन हमारा सही होता है, 3D इज ग्रेटर देन 4D इज ग्रेटर देन 5D। कौन सा कारक सी डबल बॉन्ड ओ समूह की क्रियाशीलता को बढ़ाता है? धनात्मक प्रेरक प्रभाव युक्त समूह की उपस्थिति, ऋणात्मक प्रेरक प्रभाव युक्त समूह की स्थिति, बड़े एल्किल समूह की उपस्थिति। एयू की बात छोड़ दीजिए, एयू एक्सेप्शन में आता है दीपक जी, ठीक है। एयू को एक्सेप्शन में मान लीजिए, एयू सिल्वर को, इन सबको एक्सेप्शन मानिए। जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, दीपक कह रहे हैं कि 12 का बी जो क्रियाशीलता को बढ़ाता है वह कार्बोनिल ग्रुप की क्रियाशीलता, जो क्रियाशीलता होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप, और इसमें ऋणात्मक प्रभाव युक्त समूह की उपस्थिति। तो हमारा आंसर बी होगा केवल, ये तो धनात्मक दोनों है, तो सही ऑप्शन केवल बी वाला होगा, अर्थात सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिक्रिया में पी क्या है? जल्दी से बता दीजिए। ये तो बहुत चर्चित क्वेश्चन है, या बहुत ही बार परीक्षाओं में अक्सर आ जाता है, तो आप लोग जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन क्या होगा? दीपक कह रहे हैं 13 का रेजमंड रिडक्शन होता है। जो रेजमंड रिडक्शन होता है वह इस क्या करता है, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, अर्थात रेजमंड रिएक्शन H2 पीडी बेरियम सल्फेट होता है, यह हमारा क्या करता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, अर्थात एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही है? फिनाल एथिल अल्कोहल की अपेक्षा कम अम्लीय है। फिनाल एथिल अल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय है। फिनाल कार्बोनिक अम्ल की अपेक्षा अधिक अम्लीय है। बताइए जल्दी से, जल्दी से आप लोग बताइए आंसर इसका। दीपक कर रहे हैं 14 का बी, एकदम सही कर रहे हैं।
कि फिनाल एथिल अल्कोहल की अपेक्षा कम अम्लीय होता है, गलत करा। फिनाल जो होता है वह एथिल अल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। क्यों? क्योंकि फिनाल जो होता है यह -H+ आयन O- आयन बनता है, जो किसके द्वारा? रेजोनेंस, अनुनाद के द्वारा अस्थायी होता है। अनुनाद के कारण अस्थायी होने के कारण से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? फिनाल होता है। जबकि एथिल अल्कोहल C2H5OH होता है, ये C2H5O- बनाता है, जो अनुनाद, इसमें अनुनाद नहीं प्रदर्शित करता। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्लूकोज में एनोमर शब्द क्या दर्शाता है? ग्लूकोज के समवित जिनके पहले एवं चौथे कार्बन C1 एवं C4 पर अभिविन्यास भिन्नता होती है। डी ग्लूकोज एवं यल ग्लूकोज का मिश्रण होता है। ग्लूकोज के दर्पण प्रतिबिंबी रूप में होते हैं। ग्लूकोज के वह समवयी जिनके पहले कार्बन पर भिन्न अभिविन्यास होता है। जल्दी से बता दीजिए आंसर सभी लोग। बताइए। अर्चना कर रही है कि 15 का डी ऑप्शन सही होगा। आदित्य कुशवाहा कर रहे हैं ए ऑप्शन सही होगा। देखिए, एक ग्लूकोज में जो एनोमर शब्द होता है, ओनली डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन 1, एकदम सही कर रही है अर्चना, कि केवल कार्बन 1 पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है। ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और सभी स्ट्रक्चर एज ए सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं। यही हमारा C1 कार्बन होता है, इसी को हम एनोमरिक कार्बन भी कहते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ग्लूकोज के समय जिनके पहले कार्बन पर भिन्न अभिविन्यास होते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नहीं अर्चना, और कहीं पर डिफरेंस नहीं होता, केवल C1 कार्बन पर ही डिफरेंस होता है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिए। एनोमर्स क्या होते हैं? अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज जो होते हैं, एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं, इसीलिए कहा जाता है इनकी कॉन्फ़िगरेशन केवल C1 पर भिन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द phenomena of photoelectric effect was successfully explained by Bohr, Maxwell, Planck, Einstein। अच्छा, एपीमर में क्या होता है? कार्बन नंबर 2 की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, जैसे ग्लूकोज और मनेज और एपीमर सभी कार्बन सेम होती है, एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है एनोमरिक कार्बन को छोड़ करके। अब बताइए, बोर्स, मैक्सवेल, आइंस्टीन। दीपक कह रहे हैं 16 का सी, आइंस्टीन ऑप्शन सही होगा। एकदम सही कह रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज सक्सेसफुली एक्सप्लेन बाय बोर। इसी को खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया, और यह नोबेल पुरस्कार E=mc² पर नहीं दिया गया, जबकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खोज थी, लेकिन इस पर नहीं दिया गया। दिया किस पर गया? एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज लार्जली यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, इनमें कौन सा ऐसा मेटल है जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल में ज्यादा प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए। 17 के एक रही सीजियम। अर्चना एकदम सही जवाब दे रही है, सीजियम ही होता है, क्योंकि सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, इसलिए सीजियम को ही फोटो इलेक्ट्रिक सेल में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखते हैं। एन ब्यूटिल एमीन, डाई एथिल एमीन तथा एन डाई मेथिल एथिल एमीन समान मोलर द्रव्यमान में रखते हैं, इनके क्वथनांकों का बढ़ता हुआ क्रम बताइए। जल्दी से बता दीजिए। एन ब्यूटिल, एन डाई एथिल एमीन तथा एन डाई मेथिल एमीन समान मोलर द्रव्यमान रखते हैं, इनके क्वथनांकों का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? दीपक कर रहे हैं 18 का ए होगा। और लोग बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, एन ब्यूटिल एमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे एल्किल समूह ज्यादा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग घटती जाती है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी? इसमें होगी, फिर इसमें होगी, फिर एन डाई मेथिल एमीन में होगी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? देखिए, सबसे ज्यादा फर्स्ट में होगी, फिर सेकंड। अगर इनके, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो सही ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट का हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ ए इज Schrödinger वेव इक्वेशन विल बी 1 0 -1 इंफिनिटी। ठीक है, सरफेस एरिया भी कर सकते हैं दीपक जी। जल्दी से बताई दीजिए। 19 नंबर, द वैल्यू ऑफ ए इन Schrödinger वेव इक्वेशन, ए विल बी। देखिए, Schrödinger वेव इक्वेशन, ये का स्थान पर क्या होता है? जीरो होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाता है। ठीक, तो Schrödinger वेव इक्वेशन का जो मान होता है डेल स्क्वायर, दिस इज ए 3 डायमेंशनल फार्मूला, ये 3D के लिए है। इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है? जीरो के इक्वल होती है। Which of the following volatile the condition for the formation of an ideal solution? Delta V mixing should be greater than zero. It must satisfactory Raoult's law. Delta H mixing equal to zero. All of these. जल्दी से बताइए।
अर्चना मिश्रा कह रहे हैं कि 20 का ए ऑप्शन सही है। देखिए, जो हमारा आइडियल सोल्यूशन के लिए होता है, आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 होता है और डेल्टा एच वी मिक्सिंग इक्वल टू 0 होता है। लेकिन यह शब्द नॉन वोलेटाइल दिया है, वोलेटाइल शब्द दिया गया है, तो सही ऑप्शन क्या होता है? डेल्टा वी मिक्सिंग शुड बी ग्रेटर देन 0। अर्थात यह आइडियल सोल्यूशन के लिए होता है। जब वोलेटाइल शब्द दे देता है, डेल्टा वी मिक्सिंग हमारा भी ग्रेटर देन 0 होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ टेम्परेचर इज गिवन बाय 1/2 आइसोथर्म, 1/2 आइसोकोर, लॉ ऑफ मास सेक्शन, ला-साल्टे प्रिंसिपल। जल्दी से बता दीजिए। देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ टेम्परेचर, जल्दी से बताइए। इक्कीस का डी कह रहे हैं अर्चना मिश्रा, ला-साल्टे प्रिंसिपल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ टेम्परेचर, ये लॉ ऑफ मास एक्शन और ला-साल्टे प्रिंसिपल होते ही नहीं है। चलिए, हम दो ऑप्शन दे दिए कि ये दोनों नहीं होंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन और ला-साल्टे प्रिंसिपल, ये दोनों नहीं होंगे। अरे भाई, ये इक्वेशन हम बता दे रहे हैं, Kp2 अपॉन Kp1 डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। किसका इक्वेशन है? एक्चुअल इसे 1/2, ये बहुत नजदीकी मैटर होता है, होता तो 1/2 इक्वेशन है, लेकिन कुछ लोग ये क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड है, गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन कहीं कहीं बुकों में इसको भी दे देता है कि यह भी हमारा 1/2 इक्वेशन ही है। कभी कभी क्या करता है, इसको कह देता है ये 1/2 रिएक्शन। अगर 1/2 इक्वेशन कहे तब तो ठीक है, अगर यह आइसोथर्म जोड़ दे रहा है तो गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर? अगर आइसोथर्म ना जोड़ता तब तो आइसोकोर ही शब्द बोला जाता है। ठीक, तो सही ऑप्शन होगा 1/2 आइसोकोर। Which transition is not possible in ultraviolet region? बताइए, इनमें कौन सा ट्रांजिशन हमारा अल्ट्रावायलेट रीजन में पॉसिबल नहीं है? जल्दी से बता दीजिए। Which transition is not possible in ultraviolet region? दीपक कर रहे हैं, बताइए जल्दी से। दीपक कर रहे हैं कि 32 का डी, अर्चना मिश्रा कह रहे हैं कि 22 का ए सही होता है। जो नॉट पॉसिबल होता है वह सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, क्योंकि सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन का जो लैम्डा मैक्स होता है वह बिलो 2000 नैनोमीटर का होता है। बिलो 2000 नैनोमीटर, सॉरी 200 नैनोमीटर
कोई भी यूवी रीजन में रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो सही ऑप्शन होगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। उसका कारण यह है कि 200 नैनोमीटर से कम वेव लैम्डा मैक्स वेवलेंथ का होना और हाई एनर्जी, क्या होगा, हाई एनर्जी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन द IR स्पेक्ट्रम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर। बताइए। फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन द IR स्पेक्ट्रम इज, कितने फंडामेंटल वाइब्रेशन होते हैं IR में? एक कार्बन डाइऑक्साइड है, और 23 का ए। जो इसको याद कर लीजिएगा, इसके जो फंडामेंटल वाइब्रेशन होते हैं वह 4 होते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड के फंडामेंटल वाइब्रेशन की संख्या कितनी होती है, सदैव 4 के इक्वल होती है। Which is not true for a standard hydrogen electrode. Temperature is 298 Kelvin. The hydrogen ion concentration is 1 molar. Pressure of hydrogen is 1 atmosphere. H2 gas is not absorbed by platinum electrodes. बताइए। साइंस क्लासेस कह रहे हैं, डी ऑप्शन सही है। देखिए टेम्परेचर जो होता है 298 केल्विन होता है। द हाइड्रोजन गैस आयन कंसंट्रेशन H+1 मोलर लिया ही जाता है, तो ये भी सही है। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस P इज इक्वल टू 1 में, प्लस हाइड्रोजन गैस नॉट एब्जॉर्ब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यही ऑप्शन हमारा सही है, डी ऑप्शन करेक्ट। The vapor pressure of solution is proportional to its total pressure, inversely proportional to concentration of solute, proportional to temperature of solution, proportional to absolute temperature of the solution. पच्चीस बताइए। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, अर्थात 25 का डी ऑप्शन हमारा सही होता है, प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। द वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन विथ टेम्परेचर इज गिवन बाय किरचॉफ इक्वेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन, वान हाफ इक्वेशन, हेस लॉ। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए भाई, 26 का आंसर दीजिए। द वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन विथ टेम्परेचर इज गिवन बाय
किरचॉफ इक्वेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन, वान हाफ इक्वेशन, हेस लॉ। दीपक पटेल कह रहे हैं 25 का सी ऑप्शन सही होगा। अरे भाई, हीट ऑफ रिएक्शन विथ टेम्परेचर, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अरे किरचॉफ इक्वेशन होता है भाई, किरचॉफ इक्वेशन होता है। डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इक्वल टू डेल्टा Cp T2 माइनस T1, या डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 बराबर डेल्टा Cv T2 माइनस T1। तो सही ऑप्शन क्या होगा? किरचॉफ इक्वेशन हो जाएगा। The work done during an isothermal expansion of n mole of ideal gas is given by W बराबर nRT log V1 अपान V2, W बराबर nRT log V2 अपान V1, W बराबर nRT log P2 अपान P1, W बराबर RT log V2 अपान V1। जल्दी से बताइए। साइंस क्लासेस कह रहे हैं बी ऑप्शन सही होगा। एकदम सही कह रहे हैं कि जो वर्क डन होता है W बराबर nRT log V2 अपान V1 होता है। अगर इसे P2 के टर्म में लिखेंगे तो nRT log P1 अपान P2 होता है। ये तो है नहीं इसमें, तो यही ऑप्शन सही आएगा हमारा W। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए आर है, ए एच है। बताइए क्या ऑप्शन सही होगा? अट्ठाईस का बताइए आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। देखिए, अगर इनको एक दूसरे पर रखा जाए तो यह ए एंड बी आर आइडेंटिकल तो है नहीं। ए एंड बी अगर ऐसे फोल्ड किया जाए तो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। ये भी गलत सही है, ये भी गलत हो गया। ए एंड बी आइडेंटिकल शब्द होता ही नहीं है। ए एंड बी आर क्या हो जाएंगे? इन इंसोमर्स ए और सी तो इन इंसोमर्स होंगे नहीं, ये भी गलत है। तो डाई स्टीरियो आइसोमर होंगे ऐसे कंपाउंड जो दूसरे
आइडेंटिकल का लफड़ा नहीं होता है। एक हमारे हिसाब से ए एंड बी आर डाई स्टीरियोमर्स होंगे। चलिए आप लोग देख लीजिएगा इसको, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, देख कर बुक उक से देख लीजिएगा अपना, ये मुझे डाउट हो रहा है। डाई स्टीरियोमर्स तो होगा, ये तो बात सही है। जो दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते वो डाई स्टीरियोमर्स होते हैं, देख लीजिएगा अपना। The statements that the each molecules are atom activated light absorb only one quantum of light, which causes activation is known as Groth's-Darper law, Lambert's law, Beer's law, Stark-Einstein law। बताइए, द स्टेटमेंट्स दैट each molecules are atom activated by light in absorb only one quanta of light which causes activation is known as। बताइए जल्दी से। दीपक पटेल कह रहे हैं 29 का सी होता है। और लोग बताइए आंसर दीजिए इसका। अर्चना मिश्रा कर रहे हैं 29 का बी। इधर देखिए, हम सब लॉ के बारे में बता देते हैं। ग्रोथस डार्पर लॉ जो होता है, एक कहता है जब किसी भी सब्सटेंस पर लाइट डाली जाती है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वह हमारे सब्सटेंस पर कोई प्रभाव नहीं डालती। जो एब्जॉर्ब लाइट होती है, एब्जॉर्ब लाइट, एब्जॉर्ब लाइट ही क्या करती है, केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करती है, केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाती है। अगर कंडीशन फेवर में न रही तो हीट के फॉर्म में निकल जाती। लैम्बर्ट्स बियर लॉ कहता है, जो लैम्बर्ट्स लॉ कहता है कोई एब्जॉर्बिंग मीडियम रखा गया है तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करती है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब करती है, कुछ ट्रांसमिटेड हो जाती है, बाहर निकल जाती है। बियर्स लॉ कहता है कि एब्जॉर्बिंग मीडियम के साथ सोल्यूशन भी रखा गया है। तो स्टार्क आइंस्टीन कहता है केमिकल इक्व, इसे आइंस्टीन को केमिकल इक्विवेलेंस लॉ भी कहा जाता है। इक्विवेलेंस लॉ भी नाम दिया जाता है। इक्विवेलेंस लॉ कहता है कि एक मॉलिक्यूल इक्वल टू वन क्वांटा, एक मॉलिक्यूल एक क्वांटा लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है। तो सही आंसर क्या होगा, स्टार्क एंड आइंस्टीन लॉ। यह सबसे पहले बताया कि एक मॉलिक्यूल सदैव एक्टिवेट होने के लिए एक ही क्वांटा लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इट मींस वन क्वांटम मॉलिक्यूल्स वन क्वांटम लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सही आंसर है स्टार्क आइंस्टीन। द प्रोडक्ट ए इज,
जल्दी से बता दीजिए आंसर। दीपक पटेल कह रहे हैं 30 का भी ऑप्शन सही होगा। अर्चना कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन सही होगा। और लोग बताएं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये शब्द यूज कर रहा है SN2 रिएक्शन। SN2 में सदैव क्या मिलता है? इनवर्जन मिलता है। और इन्वर्जन, इसका इन्वर्जन कहां होगा? OH नीचे होगा और H ऊपर होगा। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड होगा। अगर ये SN2 शब्द हटा देता, ये शब्द अगर हटा देता SN2 को मिक्सिंग कर देता, तब हम कहते कि दोनों मिलते, पहला और दूसरा दोनों ऑप्टेंड होते, तो सही ऑप्शन क्या हो जाता हमारा? तब बोथ हो जाता। लेकिन SN2 रिएक्शन की चर्चा कर रहा है, और SN2 रिएक्शन को सबको पता है कि वाल्डेन इन्वर्जन मिलता है, सदैव अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। जिधर से लिविंग ग्रुप निकलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही हमारा OH माइनस जाएगा। देखिए आपको हम बता दें, ऑफर कल तक है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग जुड़ जाइए, और जो दोनों मंथ का बैच लेना चाहते हैं, अर्चना जी जब SN1 होगा तब दोनों बनेंगे, SN2 बने है तो ओनली B बनेगा। दीपक कह रहे हैं सर यह आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा था। नहीं दीपक जी, बहुत मेहनत करके क्वेश्चन को ढूंढ करके हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन के बारे में जानकारी देना, कि जो कि एग्जामिनर की निगाह में आ सकता है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो जो लोग सितंबर और अक्टूबर का लेना चाहते हैं वह उन्हें 249 में मिल जाएगा पूरा बैच। सितंबर प्लस अक्टूबर दोनों का जो है 249 में मिल जाएगा। और अगर आप सितंबर का बैच लिए थे तो कि आपको जो, अगर आप सितंबर का बैच लिए थे तो मात्र 99 रुपए में मिलेगा। यदि आप अक्टूबर का बैच ले रहे हैं तो 149 रुपए में मिलेगा। अगर सितंबर का पुराना लेना चाहते हैं प्लस अक्टूबर का लेना चाहते हैं तो 49 रुपीज में आपको मिल जाएगा। केवल यह ऑफर 2 अक्टूबर तक के लिए ही है। तो जो लोग लेना चाहते हैं दिए गए नंबर पर कॉल कर लें, या हमसे पर्टिकुलर नंबर 8601781225 पर भी बात कर सकते हैं, बात करके अपना बैच अलॉट करा सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन यहीं पर खत्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग दशहरा बहुत अच्छे से मनाइए। आज और कल आपकी क्लासेस कल भी चलेंगी, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले नवरात्रि और महानवमी की ढेर सारी बधाई, और आप लोग मेले का अपना एंजॉय करिए। देखिए परीक्षाएं तो ELT ग्रेड का अब तो कंफर्म हो गया, लेक्चरर होना नहीं है। आप लोग टारगेट ये करिए कि सबसे पहला टारगेट आपका है TGT का प्री एग्जामिनेशन पास करना। सबसे पहला टारगेट क्या है आपका?
एलटी का प्री पास करना आपका टारगेट होना चाहिए। सबसे पहला काम एलटी को प्री पास करना, उसके बाद फिर आपको मेंस के लिए सोचिए। पहला टारगेट है आप प्री, अभी मेंस पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि मेंस के लिए आपको 2 4 6 महीने समय मिलेगा, लेकिन प्री के लिए तो आपके लिए बस मात्र 2 महीने शेष है। तो इस 2 महीने के अच्छे से पढ़ाई कर करके आप प्री को क्वालिफाई करिए, ठीक है। तो आप लोग को अगेन दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी लोगों को भाई गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।